तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RKS ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैं रामानुज पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने कमेंट किया था, ये वाली वीडियो जो आएगी नेक्स्ट, ये गाय के गोबर और गौमूत्र के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, अंधविश्वास नहीं, साइंटिफिक रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी भारत के और एक ऐसे सादा जीवन उच्च विचार के धनी आदमी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा के 35 साल प्राचार्य, पूर्व गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वर्तमान में गवर्नर ऑफ गुजरात, माननीय श्री आदरणीय आचार्य देवव्रत जी। दोस्तों, आप 35 साल गुरुकुल में प्राचार्य रहे। उसके उपरांत आप लगभग 8 से 10 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गुरुकुल के नाम लगभग 200 एकड़ की ज़मीन है और लगभग हर साल 1000 स्टूडेंट भारत के 14 प्रांतों से आते हैं वहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए, और जो कि आधुनिक विद्या और हमारी वैदिक विद्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो कि हरियाणा में हो, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना जो कि पंजाब में है, दोनों के यहाँ के जो साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट को निमंत्रित किया जाता है एक सैम्पलिंग के लिए। वो सैम्पलिंग क्या था, बिल्कुल इस तरह कि आपके 100 एकड़ में खेत में प्राकृतिक खेती से उपजाऊ हो रही थी, आसपास के खेतों में रासायनिक खेती से हो रही थी। और जब दोनों जगह से एक रासायनिक और प्राकृतिक खेतों से सैंपल लिए गए तो जो परिणाम है वो बिल्कुल आश्चर्यजनक थे। परिणाम क्या था, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो रासायनिक खेतों से ली गई 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 30,55,000 कीटाणु और बैक्टीरिया पाए गए, जो कि पौधों के लिए उपयोगी हैं। वही आपके जब प्राकृतिक खेती से खेत में जब किए गए, जिसमें लगभग 10 से 15 साल तक कोई भी कीटनाशक, कोई भी खाद नहीं, कुछ भी नहीं डाला गया, और उसके उपरांत इतनी प्रबल, इतना सशक्त खेत कैसे था, ये आचार्य देवव्रत जी ने बताया। साइंटिस्टों ने कहा कि महाराज आप ऐसा क्या कर पा रहे हो, तो उन्होंने भी डिटेल दिया। डिटेल में उन्होंने 1 ग्राम गाय के गोबर, तो उन्होंने बताया कि जीवा और घन जीवामृत का हम उपयोग करते हैं। ये क्या था, ये बिल्कुल गौ आधारित सिस्टम थे। जीवामृत में हम क्या करते हैं, इसकी वीडियो हमने पिछली पुरानी वीडियो में बना चुका हूँ, जीवामृत और घन जीवामृत के बारे में। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक स्टैंडर्ड लेते हैं। उन्होंने बताया कि 10 किलोग्राम गाय के गोबर, 10 लीटर उसके गौमूत्र, 2 से 3 लीटर आपका गुड़ का घोल हो गया, 2 से 3 किलोग्राम आपका कोई दाल का बेसन हो गया, और 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम किसी पेड़ के, वट वृक्ष के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेकर के एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं, और इसी को हम उपयोग करते हैं। जब पानी लगाते हैं तो जीवामृत का उपयोग करते हैं, और जब हम फसल को बोते हैं, लगाते हैं, तो उसमें घन जीवामृत का उपयोग करते हैं। फिर अब आधार था इनका जीवामृत, तो इसके गाय के गोबर और इसका भी परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि 1 ग्राम गाय के गोबर में लगभग 300 करोड़ जीवाणु और बैक्टीरिया, जो पौधों के लिए आवश्यक है। दूसरा, जब अन्य जानवरों के गोबर को लिया गया, जैसे भैंस हो गई, ऊँट हो गया, या बैल हो गए, या फिर विदेश नस्ल की गाय हो गई, तो उसमें लगभग 70 से 80 लाख पाया गया। इतना बड़ा अंतर है, और वो अंतर मैं 1-2 वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इनकी आंत बहुत लंबी होती है, लगभग 1.5 गुनी विदेशी गायों की तुलना में। जब ये देखा गया तो बहुत ही आश्चर्यजनक की बात थी। दूसरा, आप जो गांव के भाई बंधु होंगे, आपने देखा होगा कि अगर गायें कच्चे रास्ते पर
ओपला कर देती हैं, गोबर कर देती हैं, तो 2-3 दिन के बाद उसमें छिद्र आ जाता है। पहले छिद्र नहीं था, ये छिद्र कहाँ से आया? उस कठोर रास्ते में। तो आप पाओगे कि इनमें वो सुगंध है जो कि कई जीवाणुओं को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। अब जब बात करें अब इसमें जो कार्बन संख्या, ऑर्गेनिक कार्बन संख्या प्राकृतिक खेत में ज़बरदस्त, लगभग 0.81 के ऊपर, जबकि रासायनिक खेत में आप 0.3 0.4 के ऊपर पाओगे ही नहीं, कल्पना बंद। और जब खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की संख्या कम है, खेत कमज़ोर है, कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं हो सकता। कार्बन संख्या ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये अपने परीक्षण रखे, डिटेल्स रखी उन सभी के सामने। अब देखिए रासायनिक खेती के, अब आप देखोगे कि जो मित्र कीट होता है पहला, अब इसके जो लाभ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेत तरीके और जैविक तरीके से की गई खेती का पहला, ये आप में कार्बनिक संख्या बढ़ाते हैं, जीवाणुओं की लाखों संख्या, आपने जीवामृत और घन जीवामृत, उसमें लाखों जीवाणुओं का निमंत्रण मिलता है, जो कि आपके पौधों के मित्र कीटाणु होंगे। और ध्यान रखना, जब खेत मजबूत होगा तो उस पर कोई भी कीटनाशक, कोई भी फंगीसाइड आक्रमण नहीं करेगा। खेत अगर सशक्त है, मजबूत है। दूसरा, ये वायुमंडल से 78% नाइट्रोजन है, वहाँ से लेने में सक्षम बनाता है, पौधों को उपयोगी बनाता है। और तीसरा, आपके खेत में जिंक, सल्फर और अन्य उपयोगी मैग्नीशियम, ये सब पहले से तत्व उपलब्ध है। आप पैकेट में 1 किलो 50 रुपये, ये न खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले से उपलब्ध है, लेकिन अभी वो अनुपयोगी है। कैसे? एक मोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे किचन है, यहाँ पर सब कुछ है, दाल है, चावल है, सब कुछ उपलब्ध है, गैस है, सब कुछ। लेकिन अगर यहाँ जब तक गृहिणी कोई नहीं होगा बनाने के लिए, तब तक हम उसे पकाया नहीं जा सकता और हमारे खाने योग्य नहीं बनाया जा सकता। ये जीवामृत और घन जीवामृत, जो हमारे खेत में पहले से ही उपस्थित है, इनको उपयोगी बनाते हैं पौधों के लिए। और चौथा, हमारे मित्र कीटों को आमंत्रित करते हैं। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि छिद्र हो जाते हैं जहाँ उपले करती है गाय, जो केचुआ होता है, इनको निमंत्रण दिया। तो इतना, अब देखो केचुए का महत्व। केचुआ तो रासायनिक खेत में अगर आप डालोगे, कभी यूरिया डाल कर उसके ऊपर देखोगे, तो आप पाओगे कि वो कुछ देर में मर जाता है, जबकि इसमें, और ये आपके खेत में पूरा 24 घंटा काम करने वाला एक मजदूर पर। इसीलिए बोला जाता है केचुआ किसान का सबसे बड़ा मित्र है। अब उसका देखो साइंस कैसे काम कर रहा है। ये केचुआ बिल्कुल नीचे जाता है, 8 से 10 फीट नीचे ऊपर आता जाता रहता। अब वो अपने जीवन काल में एक केचुआ लाखों केचुओं को जन्म देता है, जो खेत के लिए उपयोगी हुए। दूसरा, जब मर जाता है तब भी वो पौधों के लिए उपयोगी ही हो जाता है। जब ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपने शरीर से वर्मी वास, ये जो छिद्र होते हैं, उसे लीपते जाते हैं, बहुत जल्दी वो मिटती नहीं। क्या होता है फिर, जब बरसात में पानी वगैरह बरसता है तो 7-8 फीट तक नीचे तक अच्छे से वाटर कंजर्वेशन हो जाता है। रासायनिक खेती में खेत बिल्कुल टाइट रहेंगे, साल्ट रहेंगे, और पानी आजकल तो देखो पानी बरसता है, थोड़ा सा इधर उधर पानी बहने लगा, कहीं कंजर्वेशन ही नहीं। वो बाढ़ आ गई, ऐसा भी है क्या? सब बाढ़ आ गई सारी। तो जब तक कंजर्वेशन, कितना भी सरकार, कितना भी जागरूक इंसान और जागरूक नागरिक की ज़रूरत है सर। और मुझे लगता है किसान से ज़्यादा आध्यात्मिक आदमी कोई नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि उसकी बात कोई अब तक नहीं सुना है। ठीक, हमें आपको एक कदम उठाना होगा। नेक्स्ट, अब ये जो केचुआ ऊपर नीचे जाता है तो ऑक्सीजन उसी के माध्यम से ऊपर से आती है और फर्टिलिटी को बढ़ाती है।
फर्टिलिटी को बढ़ा रही है। नीचे का खनिज उठाता है और बिल्कुल ऊपर ले जाता है, फिर वहाँ निकालता है, फिर ऊपर से चलता है, तो इस तरह से उसका अपना वर्किंग कर रहा है। साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो अपने जानने वाले को, चाहने वालों को थोड़ा सा दिखाइए, जो खेती किसानी से जुड़े हैं और नहीं भी जुड़े हैं, जो गार्डनिंग वगैरह में भी शौकीन रखते हैं, वो थोड़ा समझेंगे इसका साइंस क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथियों, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से समाज की किस तरह समस्याओं को हल किया जा सकता है, ये दोस्त, एक इंजीनियर, एक जागरूक आदमी का काम है। सो आप भी और हम भी मिल कर करके एक बेहतरीन और समृद्ध भारत के निर्माण में सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।